हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज हमारे चैनल पर आपकी मुलाकात एक नए मेहमान के साथ हो रही है। नए मेहमान हमारे चैनल पर हैं, लेकिन बहुत ही जाना माना चेहरा और इजराइल फिलिस्तीन के मामलात पर बहुत ही बेबाक और खुले अंदाज में अपनी बात रखने के लिए पहचाने जाते हैं। आप जाने माने लेखक हैं और इनकलाबी शख्सियत हैं। आप किसान क्रांति दल और मंगल पांडे सेना जो है वो संगठन चलाते हैं। इसके अलावा आपने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें ये है लखनऊ फायर ऑफ ग्रेस, ये 1999 में लिखी गई। द मिनिस्टर्स वाइफ नॉवल है जो 2002 में लिखा गया। मंगल पांडे द ट्रू स्टोरी ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी 2005 में। वार ऑफ सिविलाइजेशंस इंडिया एडी 1857 और 2013 में आपने बुलेट राजा नाम की एक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी तिग्मांशु धुलिया के साथ मिलकर। इसके अलावा भी बहुत से काम हैं आपके, और मुझे कई आपने दर्शकों ने कहा भी था कि किसी तरह से अमरीश मिश्रा जी से भी मुलाकात कराइए। आप मुख्तलिफ मैं अपने चैनल पर दुनिया के दूसरे मुल्कों से भी मेहमानों को अक्सर लेता रहता हूं, बेरूत से, तेहरान से, दमिश्क से और अमेरिका से, मुख्तलिफ जगहों से। तो अमरीश मिश्रा जी बेंगलोर में रहते हैं, आपका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं। उस यूनिवर्सिटी के जमाने में भी आप स्टूडेंट लीडर थे CPI-ML से। अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि तकरीबन 13 महीने की जंग, इस जंग में इस वक्त बिल्कुल ताजा जो खबरें हैं वो ये कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को हटा दिया, भरोसे की कमी बता करके। अब तक ईरान 2 बार डायरेक्ट हमले कर चुका है इजराइल पर। दो नस्लें, 2 पीढ़ियां हमास और हिजबुल्लाह के नेताओं की शहीद हो चुकी हैं और एक अजीब हालत है। अभी बिल्कुल ताजा जो खबर है वो ये कि गाजा में अब प्राइवेट कंपनियों से, बुलडोजर से जो कुछ बची हुई इमारतें हैं उन्हें तबाह करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यानी एथनिक क्लींजिंग के जो मानी होते हैं वो बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस जंग को? देखिए, मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूं। ये बात सही है कि 1-1.5 साल हो गए हैं और 7 अक्टूबर 2023 को जो घटना हुई उसके बाद जो घटनाक्रम रहा उसमें दुनिया ने बहुत सारे बदलाव देखे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जो बदलाव दुनिया देख रही है 1 साल से, वो बदलाव 7 अक्टूबर 2023 के धुरी के चारों तरफ घूम रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है, आप विश्वास नहीं करेंगे, अमेरिकन इलेक्शन में जो ट्रंप की जीत हुई है वो अंतोगत्वा कैसे, जो डेमोक्रेट वोटर था डेमोक्रेटिक पार्टी का, जिसमें एक भारी संख्या मुस्लिम्स की थी प्लस एक भारी संख्या व्हाइट्स की थी। मुस्लिम हालांकि अमेरिका में 1.6% है, जूस 2.4% है। तो जूस का भी एक लिबरल सेक्शन जो एंटी इजराइल है या जो एंटी जायनिस्ट है, एंटी इजराइल ना भी कहें, एंटी जायनिस्ट है, और जो मुस्लिम्स का भी एक सेक्शन, प्लस जो व्हाइट, सबसे इंपॉर्टेंट जो व्हाइट्स वहां पर जो कैंपस में आंदोलन चल रहे हैं, बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं, वो सब शिफ्ट हुए पिछले 2-3 दिनों में। अब ये जो शिफ्टिंग है इसको ट्रंप ने पकड़ लिया। मैं इससे हवाला दे रहा हूं कि क्या, देखिए एकदम ये ताजा घटना है। ट्रंप ने इसको पकड़ा तो वो ट्रंप जब नेतन्याहू गए वहां यूएस, उस समय ट्रंप ग्रेटर इजराइल का समर्थन कर रहा था। उस समय ट्रंप हर तरह की चीज जो मतलब कह रहा था, अगर मैं नहीं जीतूंगा तो इजराइल का वजूद खत्म हो जाएगा, मैं पूरा फ्री हैंड दूंगा नेतन्याहू को। और जब ट्रंप सत्ता में थे 2016-2020, तो उन्होंने ही जेरूसलम अमेरिकन एम्बेसी शिफ्ट कराई, जेरूसलम को इजराइल का कैपिटल घोषित किया, डील ऑफ द सेंचुरी, इस तरह के अब्राहम अकॉर्ड्स जो हैं वो उन्होंने शुरू करे। लेकिन ये जो ट्रंप है अभी वो बिल्कुल बदला हुआ है, और उसने इलेक्शन के 2 दिन पहले कहा कि हमें ईरान से समस्या नहीं, जबकि पहले कह रहा था यूक्रेन वॉर हम खत्म करेंगे, ईरान पे केंद्रित करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि ईरान से हमें समस्या नहीं, वो प्रॉस्पर करे, बस न्यूक्लियर वेपन्स के इशू पे हमारा डिफरेंस है। बाकी रशिया वगैरह और सारी चीजों पे तो वो बहुत ही ज्यादा नर्म हो गया, और यहां तक कह दिया कि
हम यहाँ पर आए हैं सारी वॉर्स रोकने। अब देखिए, अब आप देखिए, घटना अमेरिका की है। अभी डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, लेकिन वो शपथ ले सकते हैं 20 जनवरी तक, उसके पहले नहीं ले सकते। इस बीच कुछ भी हो सकता है। इस बीच बाइडेन पूरी तरीके से, क्योंकि बाइडेन और कमला हैरिस जो लिबरल मास्क था उनका, वो खत्म हो गया। वो गाजा ने खत्म किया। गाजा ने बहुत सारी चीजें तय कर दी हैं काज़मी साहब। उसने ये तय कर दिया है कि जो दुनिया में उदारवाद है, जो ये कहता है कि इजराइल से बातचीत करो, को एग्जिस्ट करो, वो बिल्कुल नंगा हो गया, क्योंकि उसने इस नरसंहार के समय कुछ नहीं किया। और ये दुनिया के भारत में भी लिबरल्स का बहुत बड़ा हिस्सा, चाहे वो एंटी बीजेपी हो, यूट्यूब में उनका जो भी चलता हो, बाकी सारी जगहों पे वो एंटी बीजेपी की बात करते, लेकिन कोई नहीं इस पक्ष में खड़ा हुआ कि गाजा नरसंहार को बंद करो। और बंद केवल रेजिस्टेंस करा सकता है। एक नया नैरेटिव, एक नया पैराडाइम दुनिया में खड़ा हो गया है कि जुल्म के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष, इसकी मान्यता जो पहले बिल्कुल खत्म हो गई थी। और सोवियत यूनियन के डिक्लाइन के बाद अमेरिका एक यूनिपोलर वर्ल्ड की बात करने लगा था, और जहां बिल्कुल सॉफ्ट वैल्यूज और ऐसे ऐसे चीजें हैं कि जो बिल्कुल इंसानी कुदरत के खिलाफ हों, कि बच्चों को ये अधिकार दिया जाना चाहिए कि वो औरत हैं कि आदमी, इस तरह की चीजें जो हैं, ये अमेरिका में बहुत रिएक्शन हुआ है। और इसको लेके एक पूरा जो, और ये मतलब जो LGBTQ और इस तरह की चीजें तमाम, और ह्यूमन राइट्स के सवाल पे जो वेस्ट घेरता था रशिया को, चाइना को, वो खत्म हो गया। तो अब देखिए, जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई है उसमें पुतिन ने कहा है, और अभी कल पुतिन के नए बयान आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका बनाना चाह रहा था, अब वो समझिए इट इज पास। उसने ये साफ कह दिया कि वो खत्म हो गया है। और मैं ये मानता हूं कि वो जो खत्म हो गया है और जो नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है, जिसमें रशिया, चाइना, ईरान और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक साथ है, और भारत को भी उसी में आना पड़ेगा। कोई चॉइस नहीं है भारत के पास, चाहे अभी के हुक्मरान उनके दिल में कुछ भी हो, लेकिन वो बैठते उन्हीं लोगों के साथ है। क्योंकि हिंदुस्तान में भी 400 लीटर तेल हो जाएगा अगर ईरान से आपने अगर जरा सी भी वो मोल ली। ये बात समझते हैं। तो ये जो पूरा माहौल है, ये बताइए, वो चंद हमास के 2000 फाइटर्स जिन्होंने अटैक किया, उन्होंने कैसे दुनिया बदल दी, और बड़ी बड़ी शहादतें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी उनका स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, उनके सारी चीजें अटैक है। अब गाजा की बात आप कर रहे हैं, उत्तरी गाजा की, वहां पर जनरल्स प्लान लागू हो रहा है, जहां पर एक एथनिक क्लेंजिंग होगी, जहां पर मिलिट्री जोन बनाया जाएगा सबसे पहले। अब वो मिलिट्री जोन, उसी के सवाल पे येवस गैलेंट से देखिए झगड़ा हो गया। गैलेंट ने कहा कि वहां पर रहने का कोई मतलब नहीं है। उसने जो रिजाइन करने के बाद सबसे पहली बात कही है, वो भी होस्टेजेस, जो होस्टेजेस हैं उनकी फैमिली से, उनसे कहा कि कोई मतलब नहीं है। फिलाडेल्फी, उसने कहा नॉर्थ गाजा छोड़ दो, फिलाडेल्फी कॉरिडोर में अब बने रहने का कोई मतलब नहीं, कोई बचे ही नहीं। भाई, आपने हमास के टॉप लीडरशिप आपने मार दी। अब एक एक हमास के आदमी को तो आप मार नहीं सकते। हमास के उसमें हमास के अलावा 5-6 फैक्शन और हैं। अभी भी 70 से 80 हजार लड़ाके वहां पर हैं। PFLP है, DFLP है, उसके बाद ये पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद है, मुजाहिदीन ब्रिगेड हैं, अलायंस डेन है, बहुत सारे संगठन है जो कोऑर्डिनेशन में लड़ रहे हैं। और ये यहिया सिनवार ये कोऑर्डिनेशन स्थापित करके गए थे। तो ये जो पूरी स्थिति है, उसमें लड़ाई तो अनवरत जारी रहेगी वहां, तो अगर आप नहीं हटे। तो गैलेंट का यही कहना था कि अभी इस समय डील कर लो होस्टेजेस की। उसने कहा था जुलाई में भी ये संभावना थी, नेतन्याहू ने रिजेक्ट कर दी। अब गैलेंट कह रहा है कि फिर से डील कर लो। दूसरी बात, गैलेंट ने कहा कि जो हैरेज्म, जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूइश सेक्ट है, वो जो है फिलिस्तीनियों के खिलाफ जहर उगलता है, लेकिन जब हमने उनको बुलाया लड़ने के लिए तो वो आए नहीं। 3500 में से 400 है। ये क्या बात। अब नेतन्याहू अल्ट्रा राइट पार्टीज के साथ अलायंस में है, उसके वो नहीं उनको नाराज कर सकता है, इसीलिए तो ये अच्छा, गैलेंट को हटाया गया तो इजरायली सेना में अनरेस्ट है, जनता सड़क पे है। और ये देखिए, जो कल रात की घटना एम्स्टर्डम में हो गई, ये अप्रत्याशित है, और उसका जो रिएक्शन है वो भी अप्रत्याशित है। इस तरह से दौड़ा दौड़ा के इजराइल समर्थकों को सड़क पे मारे जाना। और जैसा कि मैं कहता हूं कि जैसे यहां पर लोग गलत तरीके से मुस्लिम्स को कहते हैं जय श्री राम बोलो, वहां सही तरीके से वहां पर इजरायलियों को पीट के कहा जा रहा है फ्री पैलेस्टाइन बोलो। ये उसके वीडियोज आ गए। ये अप्रत्याशित है। और ये कोई वहां के केवल मोरक्कन्स, क्योंकि मोरक्कन्स वहां हैं,
और जिस टीम से इजरायली टीम जो मकाबा तेल अवीव जो फुटबॉल टीम थी, दूसरी टीम एजैक्स थी। तो सही बात है, एजैक्स में ज्यादा अरब्स हैं और इसमें ज्यादा इजराइलीज हैं, और एजैक्स 5-0 से जीती भी। लेकिन सवाल ये है कि वो जो बदतमीजी वहां हो रही थी कि जो इटली में वेलेंशिया में जो फ्लड्स आए थे, और इटली भी यूरोप में है, उनके मृतकों के लिए 2 मिनट का साइलेंस रखा गया। उस साइलेंस में इजरायली फैंस बोलने लगे डेथ टू अरब्स। अच्छा, ये फुटबॉल में होता है। फुटबॉल में जो इस तरह की बड़े फैनेटिक सपोर्टर्स अपने क्लब के होते हैं, लेकिन वो डेथ टू अरब्स ये इस तरह की बात करने लगे। उसके बाद जब मैच 5-0 से एजैक्स जीत गया तो फिलिस्तीनी झंडे उखाड़ने लगे, वहां पर मारपीट शुरू हो। और वो फिर इतनी देर चली है कि उसमें 10 से 20 इजरायली घायल हैं, उसमें कम से कम 2 मिसिंग हैं, और नेतन्याहू ने अपना बोइंग 707 भेज दिया। उसकी क्या जरूरत थी वहां पर? भाई अब जो भी हुआ वो फुटबॉल को लेकर हिंसा होती है, ठीक है, ये एक अलग पॉलिटिकल डायमेंशन है, लेकिन फुटबॉल में कई बार पॉलिटिकल इश्यूज पे भी झगड़े हुए। आपने वहां क्यों भेज दिया? मतलब क्या इसका ये मतलब है कि आप इजरायली सोल्जर्स जाके एम्स्टर्डम की सड़कों पे वहां पर लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे? इसका क्या मतलब है? तो ये जब देखिए, ये हताशा और ये जो इस समय नेतन्याहू बुरी तरह घिरे हुए हैं, आज की जो ताजा हालात हैं उसमें ये लोग गाजा के में जनरल्स प्लान में फेल हो चुके हैं। ये लोग फेल हो चुके हैं, और जो जिन जनरल्स ने वो प्लान बनाया, उन जनरल्स का कहना है कि भाई अब इसके बाद अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके बाद की जो स्थिति है वो ये है कि भाई अब या तो न्यूक्लियर बॉम्ब डालो या ये करो। वो सारी चीजें संभव नहीं है। वहां देखिए बाइडेन हट गया, ट्रम्प जीत गया है, हालांकि बाइडेन अभी है, वो कुछ खेल कर सकता है बड़ा। लेकिन लेबनान में आप फंसे हुए हैं। लेबनान में पूरे एनालिसिस आ गई है कि इजरायली फौजों ने पूरा ट्राई किया, 1 महीना 1 इंच वो नहीं घुस पाए। 1 इंच खियाम वगैरह से खदेड़ दिए गए, किस टेक्निक से खदेड़ गए वो सब आ गई। हिजबुल्लाह ने कैसे अपने को, उनकी लीडरशिप वाइप आउट हो गई, फिर भी हिजबुल्लाह ने अपनी टैक्टिक्स पूरा स्थिरता के साथ हिजबुल्लाह लड़ा एक डिफेंसिव वॉर। जैसे डिफेंसिव वॉर होती है कि वो एग्रेसर को पीछे ढकेलता है, वो उसने पीछे ढकेल दिया। उधर हमास ने जबलिया में झड़ी लगा दी। अभी हलेवी का असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ। उस असैसिनेशन अटेम्प्ट, जो आईडीएफ के चीफ है, उस असैसिनेशन अटेम्प्ट में गोस्ट यूनिट जो इजराइल की है उसके 4 सोल्जर्स मारे गए। अभी कल बता रहे हैं गोस्ट यूनिट के फिर 5 सोल्जर्स मारे गए। अब वहां हमास ऐसा खेल रहा है इजरायलीज के साथ, वहां इजराइल नरसंहार कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमास भी तो मार रहा है, रोज मार रहा है, रोज 5-6-10 इस तरह के सोल्जर्स वहां मार रहा है, और नई नई टेक्निक से मार रहा है कि कभी वो फर्स्ट फ्लोर में एक्सप्लोजिव लगा देता है इमारत के, फिर इजरायली समझते हैं ये 2nd फ्लोर सेफ है, फिर वो 2nd फ्लोर में लगा देता है। देखिए, ये जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, ये अगर पकड़ी जाएं, इनकी एनालिसिस की जाए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये लड़ाई जो है हमास और हिजबुल्लाह का मोरल हाई है, और ये लड़ाई अब ईरान और इजराइल की होती जा रही है। ईरान की स्ट्राइक का सबको इंतजार है, और ईरान की स्ट्राइक के लिए इजराइल के पास जो सेल्फ डिफेंस मिसाइल्स हैं वो कम पड़ जाए, उसके लिए इराक और हिजबुल्लाह लगातार मार रहा है। देखिए, इराक ने जिस तरह से रोज 6, परसों 6, कल 6, आज सुबह से 3, अभी फिर होंगे, वो क्यों कर रहे हैं ये सब? हिजबुल्लाह मार रहा है लगातार, तेल अवीव में मार रहा है, वो जो लेबनान में लड़ाई चल रही वो अलग है, जो इधर मार रहा है वो हाइफा तक वो अलग है। वहां ये सारे जो इजराइल के डिफेंस सिस्टम, जो यूएस भी अपना जो थर्ड सिस्टम उसने भेज दिया है, वो सब डिप्लीट हो जाए, जितने भी डिप्लीट हो सकते हो। फिर जब ईरान हमला करे तो फिर, क्योंकि आपको याद होगा ईरान ने जब अटैक किया था, उसी दिन जो है, जब ईरान का पिछला अटैक हुआ था, उसके चंद घंटे पहले हमास ने तेल अवीव पे बड़ा हमला किया, जिसमें 8 इजरायली मारे गए। पूरा अस्त व्यस्त तेल अवीव के एकदम सेंटर में, और ऐसे टहलते हुए किया, बंदूक छीन के किया था। एक निहत्थे लोग थे जो गए थे, तो और उसके बाद ही वो घटना हुई, 8 इजरायली मारे गए, अस्त व्यस्त हो गया। उसी के बाद देखिए अटैक कर दिया ईरान ने। यही स्थिति अब है। अब ईरान जो है वो ऑफेंसिव पे है, ईरान के पीछे रशिया, चाइना है, डिप्लोमेटिक जो सिचुएशन है वो भी अच्छी है, और जो बैलेंस ऑफ पावर है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड का, वो अब देखिए एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के फेवर में टिल्ट हो रहा है। ये बहुत ही आपने बिल्कुल ऐसी
डिटेल बताइए, जैसे ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतना नजदीक से आप हर वाक़े को देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमास, ये इस नजरिए से देखना बहुत अहम है कि हमास जिसे नॉन स्टेट एक्टर, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो चाहते थे वो बोलते थे, अब उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो पूरी दुनिया की सियासत में एक अहम तब्दीली ला सकते हैं, और वो ले आए। तो जब बात यहां तक पहुंच गई, अब एक जमाना था जब गाजा को घेरने की बात होती थी, यमन को घेरने की बात होती थी। अब एक तरह से इजराइल हर तरफ से घिरा हुआ है, और ऐसी हालत में पहुंच गया कि कुछ लोग बताते हैं कि तकरीबन 30 से 40% जो 7 अक्टूबर तक का कब्जा जहां तक था इजराइल का, उसमें से इतना इलाका खाली हुआ है। एक तादाद 10 लाख तक की भी बताते हैं कि लोग छोड़ करके जा चुके। और अब तक रेजिस्टेंस की तरफ से जो हमले हुए हैं, चाहे वो ईरान के हों, हिजबुल्लाह के हों, हमास के हों, वो अभी तक सिविलियंस पर नहीं मार रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद वो एक साइकोलॉजिकल वॉर है जिसमें उनको डराया जा रहा है कि ये लोग डर के चले जाएं तो ज्यादा अच्छा है, मारने से बेहतर ये है। तो अब जब ईरान की तरफ से हमले का पूरा एक अंदाजा है, अटकल है, इजराइल में तैयारियां भी हो रही हैं, अमेरिका से खास किस्म के जहाज भी भेजे जा रहे हैं। पिछली बार उन्होंने इराक के एयर स्पेस को इस्तेमाल करके ईरान पर हमला हुआ, यह भी बात सामने आ गई। अब आपको क्या किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया को घेर लिया है इस जंग ने, और इसमें अब वो डिमार्केशन लाइन जो है, जालिम के साथ कौन खड़ा है, मजलूम के साथ कौन खड़ा है, उसमें क्लैरिटी काफी हद तक आती जा रही है। आगे क्या कुछ देख रहे हैं आप? आगे देखिए, मुझे जो लग रहा है कि अभी ये जो 2 महीने हैं ये बहुत क्रूशियल हैं। जो 20 जनवरी को ट्रंप ऑफिस मतलब ट्रंप विल बी ड्यूली इंस्टॉल्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अभी ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, ये जो पूरा जिसमें आपके पास नवंबर है, दिसंबर पूरा है, जनवरी लगभग आता है, इसी पीरियड में पिछली बार 2020 में जब बाइडेन जीते थे तो ट्रंप ने व्हाइट हाउस पे चढ़ाई करवाई थी, उस पर केस चले, सब कुछ हुआ। लेकिन ट्रंप आते आते, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो उनका सुर बदलने लगे, क्योंकि उनको ग्राउंड से जो समर्थन मिला, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ग्राउंड से आपको कौन सपोर्ट कर रहा है ये पॉलिटिक्स में, और आप अपने बेस को नाराज नहीं कर सकते। तो ग्राउंड से जब देखा ट्रंप ने कि ये, इसको एलोन मस्क ने भी नोट किया था कि किस तरीके से जो पूरा एक एंटी वॉर प्रो पैलेस्टीन हिस्सा है वो कैसे मूव किया, और उसके कई वीडियोस भी आए, बहुत फेमस वहां के फिगर्स जो सेलिब्रिटीज हैं, जो हैरिस के साथ थे और बाइडेन के साथ थे, उन्होंने पूरा एक उनका जो फेक लिबरलिज्म है उसको गाली देते हुए उन्होंने ट्रंप को ज्वाइन किया। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये मैं देखता हूं इस तरह से कि देखिए, अभी सब कुछ ईरान इज होल्डिंग ऑल द कार्ड्स टू इट्स चेस्ट। वो जो करेगा वो तय करेगा आने वाले कोर्स। अब ये नहीं, अब अब देखिए, अमेरिका की वॉरशिप्स जो जाती हैं, कोई ये नहीं पूछता कि उनका होता क्या है। अब आप देखिए, कुछ दिन पहले अमेरिका ने एक बहुत बड़ा वो पैर भेजा, एक आर्टिफिशियल हार्बर लगाया था, कहा था हम 22 लाख गाजा के लोगों को खाना देंगे। मतलब हास्यास्पद। अभी कहाँ है कोई बात है उसकी, बल्कि उसमें एक सोल्जर था, उसकी मौत हो गई, ये खबर है। उसमें एक ब्लैक सोल्जर था, उसकी मौत हो गई। अब इतना बड़ा अमेरिका का बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने उसमें इन्वेस्ट किया, 1000 यूएस की ट्रूप्स उसमें थी, पूरा का पूरा इनिशिएटिव साफ हो गया। लेकिन क्योंकि बीबीसी उसके बारे में बात नहीं कर रहा, सीएनएन उसके बारे में बात नहीं कर रहा, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि ये हुआ क्या। इसको लेके बस ट्रंप ने थोड़ा सा छुआ और देखिए जनता तुरंत उसके साथ आ गई। ये नहीं कि ट्रंप का कोई बहुत अच्छा है ट्रंप, लेकिन भाई राजनीति में इंसान बदलता है, और अब पता नहीं बदलेंगे कि नहीं इसमें। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, ईरान देखिए हमला करने की तैयारी कर रहा है। वो जो हमला करेगा वो बहुत ही प्लान्ड और कंसाइज होगा और टारगेटेड होगा, और वो इन लोगों को घेरेगा। उधर क्या है, हिजबुल्लाह ने ये माहौल बना दिया है कि नेतन्याहू के घर सिसेरिया में पांचवी बार हमला हो चुका है, परसों जो हुआ। उसके बाद जो हलेवी हैं आईडीएफ चीफ, हालांकि उनको हटाने की बात चल रही है, लेकिन उनके ऊपर भी जो हमास ने अभी अटेम्प्ट किया था, जिससे वो 70 सेकंड से बचे बस, तो वो उनके ऊपर दूसरा अटेम्प्ट था। अब ऐसे वो
इजरायली लीडर्स भी डर रहे हैं ना कि हमको अब तक जो है, ठीक है, सिविलियंस को वो लोग नहीं मार रहे, लेकिन इंडिविजुअल तो टारगेटिंग शुरू हो गई है। और ऐसे ही होता है असैसिनेशन की राजनीति में, ये नहीं होता है कि एक बार करें। हसन नसरुल्लाह को मारने की कितनी कोशिशें हुई। वो एक वो भी एक गेम होता है कि जो असैसिनेट किसी को किया जाता है, कई बार कई तरह से किया जाता है, ताकि वो आदमी या तो छुप जाए या वो बाहर आए खुल के, और बाहर आके जस्टिफाई करे तो वहां मार दो। तो वो मार्क तो नेतन्याहू इज अ मार्क्ड मैन। सेम इज द केस विथ हलेवी, सेम इज द केस विथ ये अपना जो बेन गिवर हैं और स्मोत्रिच हैं, ये जो और जो अभी जो नए डिफेंस मिनिस्टर बने हैं इजराइल काट्स, ये सब नोटिस पे हैं। आप ये समझ लीजिए। गैलेंट का ये था कि उन्होंने जब नईम कासिम साहब हिजबुल्लाह के नए चीफ बने थे तो कहा था कि टेम्पररी अपॉइंटमेंट, कि कभी भी मारे जा सकते हैं। आज की तारीख में गैलेंट ही नहीं है, और इजरायली सेना को कौन संभालेगा, किस तरीके से वो काम करेगी, वो पूरी एक सिचुएशन है। पायलट्स जो हैं जिन्होंने गाजा में बमबारी की, वो आत्महत्या कर रहे हैं। ये जो पूरी देखिए स्थिति है, मेरे ख्याल से इजराइल और खूंखार हो सकता है, इसमें कोई दो राय। उसके पास, नेतन्याहू के पास अपना पर्सनल होल्ड इतना है, और उसके पास अभी तक जो अमेरिका पैसा आया, वो तो जो अमेरिका से पैसा आया $22 बिलियन की मिनिमम जो एड आई है, वो सब आती रहेंगी, और जब तक ट्रंप पावर नहीं ले लेगा तब तक वो सब जारी रहेगा। लेकिन उसका जो पूरा एक जो धार थी, या मान लीजिए ये कहने था कि भाई एक तो वॉर ऑब्जेक्टिव हम पूरा करें। लेबनान में हम कम से कम नॉर्थ इजराइल से जो 5 से 10 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, जो हिजबुल्लाह के स्ट्राइक से विस्थापित हुए, उनको हम 70,000 की बात थी कि 70,000 को हम वापस स्थापित कर देंगे। लेकिन जहां किरियत शिमोना और मेतुल्ला और इस तरह के जो सेटलमेंट्स हैं, जहां से भारी संख्या में पलायन हुआ था, वहां पर आप एक सेटलर को सेटल नहीं कर पाए। सच्चाई है, एक भी सेटलर को आप सेटल नहीं कर पाए, क्योंकि जबकि वहीं पर आईडीएफ की फोर्सेज हैं, थोड़ी दूर पे लेबनान बॉर्डर है, वहां पर वो डटी हैं, 40 से 50,000 फोर्सेज हैं, फिर भी आप सेटलर्स के अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर पा रहे हैं कि वो वापस लौटे, क्योंकि लगातार हिजबुल्लाह उनको भी मार रहा है जो फोर्सेस ग्राउंड पे हैं, और उनके पीछे भी मार रहा है डीप इंटीरियर इजराइल। आप बताइए, इस समय सिचुएशन जो है वो ईरान के पूरी तरीके से पक्ष में है। ईरान जो करेगा उसके हिसाब से तय हो। ईरान जो करेगा उसके हिसाब से तय होगा। आपने अमेरिका की सियासत का भी जिक्र किया। इस वक्त जो एनालिसिस आ रही है इलेक्शंस की, उसमें यह बात कही जा रही है कि यहूदियों ने ट्रंप को वोट नहीं किया। अब इसको क्या यहूदियों को कह करके ही कोई अलग कोई एक आइडेंटिटी समझें, या वो जो इजरायली लॉबी जिसे कहा जाता है अमेरिका में, जो दोनों पार्टियों की फंडिंग और पैसा देने का काम करती है, जिनके हाथ में वहां का मीडिया है, जिनके हाथ में वहां बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वो सब ट्रंप से दूर हो गए थे, कमला हैरिस को इलेक्शन वो दे रहे थे, या इसे कुछ अलग बांट करके कुछ देखा जाए? इसमें यह भी सवाल उठता है, क्या अब अमेरिका में यहूदियों का वोट इररेलेवेंट हो गया क्योंकि उनकी मर्जी के खिलाफ प्रेसिडेंट बन गया? क्या इसका क्या असर होगा? ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें देखिए क्या है, अगर आप फंडिंग पैटर्न देखिए तो कमला हैरिस वाज एबल टू रेज मोर फंड्स, डबल। अगर $2 बिलियन ट्रंप ने रेज किया, उसने 4 बिलियन किया, और ट्रंप को भी जूस ने पैसा दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन जूइश लॉबी के का पूरा कंसंट्रेशन बाइडेन और कमला हैरिस पे था, क्योंकि उनको ये सूट कर रहा था कि ये लोग रहें, थोड़ा सा ये इनकी इमेज भी ऐसी है, ये थोड़ा लिबरल इमेज है, उस लिबरल इमेज के अंदर हम जेनोसाइड करते जाएं, वो सबसे ज्यादा फायदेमंद ये फायदा पहुंचाता है किसी भी इस तरह के फैसिस्ट फोर्सेस को, कि लिबरल फेस रहे। लेकिन ट्रंप ने ट्रंप ये समझ गया, ट्रंप को जो सपोर्ट मिला, इलेक्शन फ्रॉड उस दिन बहुत बड़े लेवल पे कोशिश हुई करने की, वो नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि भाई जैसे उत्तर प्रदेश की स्थिति थी 2024 में कि बीजेपी आराम से 70-75 सीट ले आती फ्रॉड करके, लेकिन फ्रॉड आप तब कर सकते हैं जब मार्जिन बहुत कम हो। अब ये स्थिति नहीं आप कर सकते हैं कि आप जैसे आप 20 सीट ला रहे हैं तो आप उसको 33 कर सकते हैं, लेकिन आप 20 को 50 नहीं कर सकते। ये जो पूरी सिचुएशन है, ये जो बीजेपी ने यूपी में किया, अंतोगत्वा 33 पर उसको रुकना पड़ा, क्योंकि इससे ज्यादा वो अगर करती तो फिर दूसरी तरह का बवाल होता।
तो इसलिए देखिए जो यूएस में भी अल्टीमेटली क्या हुआ मैं आपको बताऊं, एक कई जगह ऐसा हुआ है कि जो डेमोक्रेटिक जो कंस्टिट्यूएंसीज थी जहां डेमोक्रेट्स को वोट पड़ना ज्यादा हो सकता था और उन्होंने आईडी सिस्टम खत्म कर दिया था, बिना आईडी के भी वोट दो। वहां पर कई ट्रम्प सपोर्टर्स ने जाके वहां पर फ्री पैलेस्टाइन लिख के उन लोगों ने बैलेट खुद ही बैलेट्स पहुंचाने शुरू कर दिए फ्री पैलेस्टाइन पे। तो वो सब इररिलेवेंट हो गए, वो सब खारिज हो गए। कई बूथों में कमला हैरिस वगैरह लोग पोलिंग ही नहीं कर पाए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये एक, और अमेरिका के अंदर जो है वो पूरी, जो लोग कह रहे हैं कि अब असली लड़ाई अब अमेरिका के अंदर शुरू होगी, जो पुतिन का बयान आया कि अभी अमेरिका, ऐसा मत समझिए कि ट्रम्प जीत गया है तो सब कुछ ठीक हो गया। अभी तो ट्रम्प को ये लोग बैठने देंगे कि नहीं, अभी इस पे युद्ध, मतलब इस पे कुछ भी हो सकता है। क्योंकि उसको तो बाइडेन एक फेलोन कह चुका है कि कन्विक्टेड है ये तो जेल में, वी शुड शट। अभी 2 दिन पहले इलेक्शन के उसने कहा कि वी शुड लॉक हिम अप। इस तरह की बातें ये बाइडेन ने की। ऐसा नहीं कि वो पागल है, उसको भी लॉबी की फीडिंग थी, स्पेशली एपैक जो जूइश लॉबी है उसकी। इन सब के बावजूद ट्रम्प जीत गया है, तो ये तो बहुत बड़ा अपसेट है इजराइल के लिए, बहुत बड़ा। चाहे जितना भी नेतन्याहू कहें कि नहीं हमारा आदमी है, ये है, वो सच्चाई ये है कि वो आपके प्लैंक पे जीते नहीं, वो आपके एंटी प्लैंक पे जीता है। मैं उसी पर आना चाह रहा था, माफ कीजिएगा आपने बीच में रोका, आपको मैंने बीच में रोका है। वो ये कि ट्रंप के जीतने का जैसे ऐलान होना शुरू हुआ तो इजराइल के इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर जो शिद्दत पसंद हैं, इतामार बिन गवीर का जो पहला रिएक्शन आया कि ये अब इजराइल के वेस्ट बैंक पर सॉवरेनिटी का मूवमेंट, यानी एक लम्हा आ रहा है, बहुत ही, यानी उन्होंने खुशी जाहिर की। तो ये एक तरफ नेतन्याहू का ये इंतजार करना कि जंग लंबी चले, ट्रंप आ जाएंगे तो हमारे काम आएंगे, दूसरी तरफ ट्रंप का अब झुकाव दूसरी तरफ चला जाना। तो ये जो बैलेंस बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, अगर प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड भी ऐसा हुआ, अभी वो देखने की चीज है। तो इसमें क्या क्या कुछ हो सकता है, क्या उम्मीद है? नहीं, इसमें देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, टॉमस फ्रीडमैन का आपने नाम सुना होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स के बहुत बड़े कॉलमिस्ट हैं। उन्होंने लिखा है, अभी कल की बात है, उन्होंने लिखा इलेक्शन रिजल्ट के बाद, उन्होंने लिखा कि ट्रंप ये भी कर सकता है कि इजराइल से कह दे कि भाई तुम जो चाहे करो, लेकिन अमेरिका से मदद मत मांगना, अमेरिका से मदद मत मांगना, तुम जो करो, अमेरिका तुम्हें एनेक्स करना तुम जाके एनेक्स करो, वेस्ट बैंक को एनेक्स करना कर लो, यूएनओ पे सवाल उठता रहेगा, हम लोग देख लेंगे, लेकिन हम एड नहीं देंगे, हम अपनी ट्रूप्स कमिट नहीं कर सकते। 2 चीजें, क्योंकि इस समय भी देखिए जो थार्ड सिस्टम वहां पर है इजराइल में इंस्टॉल्ड, उसमें अमेरिकन ट्रूप्स भी वहां पर हैं 100 से ज्यादा की संख्या में, उसको क्योंकि कोई और उसको हैंडल नहीं कर सकता है, इजरायली ट्रेंड नहीं है। ये बात जो 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 टॉमस फ्रीडमैन ने कही, और उसके बाद एक लाइन उन्होंने टॉमस फ्रीडमैन ने कही है कि अगर आप नेतन्याहू को फ्री हैंड देंगे या इजराइल को फ्री हैंड देंगे कि तुम ग्रेटर इजराइल तुम बना लो अपना, अगर वाकई वो बनाने लग गया तब तो वो खत्म है, उसका वजूद ही नहीं रहेगा। यही बात फ्रीडमैन ने कही कि इजराइल विल नॉट एग्जिस्ट इन सम इयर्स, बिकॉज ट्रम्प जो है वो प्रैग्मेटिक आदमी है, वो पैसे के मामले में बहुत वो कंजूस है, वो ये कहेगा कि हम पैसा नहीं देंगे, जाओ अब तुमको। ये बार बार उसने पूरे कैंपेन में यही बात की कि हम पूरे मिडिल ईस्ट को बॉम्ब कर रहा है, हमें क्या मिला, हम वहां बॉम्बिंग कर रहा है, हमें क्या मिला, जबकि इसने खुद ही कासिम सुलेमानी पे बॉम्बिंग कराई थी। लेकिन अभी ये कह रहा है कि हमने 4 साल में हमने ये सीखा कि हम इधर गए उधर गए, यूक्रेन की मदद की, हमें क्या मिला, सारी चीजें। तो ये जो पूरा एक अमेरिका फर्स्ट का उसकी जो पॉलिसी है, वो जब ट्रांसलेट होगी इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में तो बड़ी इंटरेस्टिंग तरह से हो सकती है। ये टॉमस फ्रीडमैन कहने की कोशिश कर रहा है, हालांकि वो प्रो इजरायली हैं टॉमस फ्रीडमैन, वो डर रहे हैं। सोचिए, वो प्रो इजरायली हैं, वो बाइडेन और हैरिस को एंडोर्स कर चुके हैं, वो डर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ये कर दिया उसने कि तुम कुछ भी कर लो, जाओ, हमसे मतलब नहीं है, तब तो फिर उसको ये लोग घेर के मार देंगे, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया को भी ये लग जाएगा अमेरिका मदद नहीं कर रहा, ये नहीं मदद कर रहा, रशिया चाइना एग्रेसिव हो जाएंगे। सीरिया में रशिया के बेसिस हैं, सीरिया पे इतना हमला कर रहा है ये इजराइल, किसी भी दिन पुतिन
ने अगर वापस अटैक कर दिया, अगर उसके बेसिस पे कुछ भी हुआ तो उसने वापस अटैक कर दिया, बीच में हुआ था थोड़ा सा तो प्यूटिन ने वार्न किया था। अभी जाके प्यूटिन ने ये भी मतलब इस तरह का कमिटमेंट दिया है ईरान को कि हमारे जो सीरिया में बेसिस है, क्योंकि सीरिया में बेसिस भी रशिया के किसके कहने पे बने, कासिम सुलेमानी के कहने पे बने, उनकी स्ट्रेटजी थी ये। और बड़ा फेमस इंसिडेंट है कि प्यूटिन के पास वो मैप वैप लेके गए, मतलब उनके पास प्यूटिन की जो कैबिनेट है और जो उनके आर्मी को चलाने वाले जनरल्स है उनके बीच वो मैप लेके गए, दिखाया उनको, फिर वापस आ गए सुलेमानी। और फिर उन जनरल्स ने प्यूटिन को दिखाया कि हमको इंटरवीन करना है, अगर हम इंटरवीन नहीं करेंगे तो अमेरिका सीरिया को खत्म कर देगा, फिर कुछ बचेगा नहीं। तो प्यूटिन ने कहा कि ओके वी विल इंटरवीन बट सेंड सुलेमानी। एक बार और बोला सुलेमानी। सुलेमानी गए, उसके बाद उनसे बातचीत हुई, सब हुआ, और अमेरिका और रशिया ने इंटरवीन किया। वो देना और आज का देना, वहीं से देखिए मिडिल ईस्ट की राजनीति बदल गई। ये जो पूरी एक सिचुएशन है वो अभी वही लाइन चल रही है जो कासिम सुलेमानी ने सेट की थी, जो ब्रॉडली जो जैसे सैयद हसन नसरुल्लाह ने सेट की थी, वही पूरी चल रही है जो ईरान ने सेट की है, और उसका जो है फैलाव होता जा रहा है। अमेरिका ने अगर एक हैंड्स ऑफ अप्रोच भी रख लिया, हम कह रहे हैं कि कोई मदद, मतलब ये है कि जो ट्रंप जो है वो कह रहा है कि आई एम टायर्ड ऑफ दीज पीस कॉन्फ्रेंसेस, इससे कुछ होता नहीं। ये जो पीस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इसने भी कहा था हिस्टोरिक डील ऑफ द सेंचुरी जब अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे, ट्रंप ने भी, उसने कहा इससे कुछ नहीं होता है, ये सारी चीजें बेकार की हैं, हमें अपना मेन काम करना है। अमेरिका में इंडस्ट्रीज नहीं है, मिलिट्री इंडस्ट्री के अलावा सारी इंडस्ट्रीज आउटसोर्स हो गई हैं, सबको उसको वापस लाना है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, वो जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उस पर ट्रंप ने जोर दिया इस बार, इसलिए वो जीता भी। तो ये बहुत ही दिलचस्प सिनेरियो बनता जा रहा है। यानी ईरान, हसन नसरुल्लाह और कासिम सुलेमानी, इन्होंने जिस तरह से जो हालात बनाए थे, एक तरह से ट्रैप में ले लिया, ये भी इसे कहा जा सकता है, समझा जा सकता है। और इसमें चूंकि हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है, एक नतीजे के तौर पर जो समझ में आ रहा है वो ये कि अगर ट्रंप, बदले हुए ट्रंप नजर आए और उन्होंने मदद देने से इनकार कर दिया, और ऐसे वक्त में अगर नेतन्याहू का पागलपन जारी रहा तो बहुत ही एक तरह से एक्सप्लोजिव सिचुएशन हो सकती है, और जिसका बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं कि इजराइल नहीं बचेगा। खुद इजराइल में लोग बैठे हुए कहते हैं कि इजराइल नहीं बचेगा। ईरान में, तेहरान में, दमिश्क में, बगदाद में लोग इंतजार कर रहे हैं कि इजराइल कब खत्म होगा। अगर वो पागलपन जारी रहा तो ये बहुत मुमकिन है ये 30-40% खाली हुआ और भी खाली हो जाए। लेकिन बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि क्या सूरत हाल बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, आपने बहुत से फैक्ट्स को बिल्कुल अप टू डेट, बिल्कुल ताजा खबरें, और जिस तरह से आपने सभी के नाम लेकर के और इंफॉर्मेशन दी है, बहुत ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ आपने सारी बातें रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अमरीश मिश्रा जी की ये बातें, जो कुछ उन्होंने कही, और जो ये हमारी कोशिश है, पहली बार अमरीश जी हमारे चैनल पर टाइम दिया है उन्होंने, और हम भी पहुंच पाए उन तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, और मैं इंतजार करूंगा आपके रिस्पॉन्सेस का। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।